हेलो एवरीवन। चलो बच्चे हेडिंग सब लिख लो। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। हेडिंग सब लिख लो। अच्छा बेटे, हमने अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है बेटा। तो काफ़ी सारी बातें AS13 की हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट, राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा जो चीज़ें मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ वो मैं इस चैप्टर में, इस AS में आपसे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। हाँ, कुछ नई बातें हैं वो बेटा जरूर डिस्कस करेंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले बेटा लिखो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लिखो बेटा, इसकी डेफिनेशन। बेटा AS13 इन्वेस्टमेंट्स की क्या डेफिनेशन बताता है? AS13 बताता है इन्वेस्टमेंट्स आर assets held by an enterprise, held by an enterprise for पहला earning income by way of interest, dividend and rentals। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स। ठीक है बच्चे। और और लिखते जाओ। और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, और फॉर अदर बेनिफिट्स, और फॉर अदर बेनिफिट्स। ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। लिखो बेटा, फिर समझते हैं। Investments are assets held by an enterprise for earning income by way of interest, dividend and rentals, or for capital appreciation, or for other benefits। ठीक है बच्चे, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। बेटा उन्होंने देखो कैसे डिफाइन किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। मतलब इन्वेस्टमेंट्स वो असेट्स हैं जिनको एक एंटरप्राइज होल्ड करके रखती है। किस चीज के लिए बेटा? फॉर अर्निंग इनकम, ताकि उन असेट से इनकम कमाई जा सके इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। जैसे बेटा सुनो, जैसे हमारी कंसर्न ने बेटा कुछ डिबेंचर्स परचेज करे किसी कंपनी के, या हमारी कंसर्न ने कुछ बॉन्ड्स परचेज करे हैं किसी कंपनी के, या हमारी कंपनी ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करी है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों खरीदी है? ताकि उनसे इनकम कमाई जा सके। किस फॉर्म में बेटा? इंटरेस्ट के फॉर्म में। अच्छा एक बात बताओ, और इनकम किस फॉर्म में कमाई जा सकती है बेटा? डिविडेंड के फॉर्म में। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी ने
हमारी कंसर्न ने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया बेटा। रिलायंस पावर के शेयर्स खरीदे हैं या रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे हैं। पर्पस क्या है शेयर्स को खरीदने का? ताकि उन शेयर्स पे इनकम कमाई जा सके इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अच्छा, या फिर आपने कोई असेट खरीदा है ताकि उस पे इनकम कमाई जा सके इन द फॉर्म ऑफ रेंट। जैसे बेटा इमेजिन करो, आपने कोई लैंड और बिल्डिंग खरीदी। मोटिव क्या था लैंड और बिल्डिंग का? ताकि हम लैंड और बिल्डिंग को किराए पे चढ़ा सकें और रेंटल इनकम कमा सकें। तो बेटा याद रखना, वो लैंड और बिल्डिंग भी क्या मानी जाएंगी? आपकी इन्वेस्टमेंट्स मानी जाएंगी। तो बेटा मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स वो असेट है विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, जिन्हें एंटिटी होल्ड करके रखती है ताकि उन असेट्स पे इनकम कमाई जा सके, इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है, डिविडेंड के फॉर्म में या रेंटल इनकम के फॉर्म में। अच्छा बेटा, और क्या हो सकता है? और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, शेयर्स को खरीदने का, सुनो ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटे, शेयर्स को खरीदने का सिर्फ एक ही मोटिव थोड़ी ना होता है कि डिविडेंड कमाया जाए। बेटा कई बार शेयर्स को होल्ड करने का पर्पस ये भी होता है कि आज मैंने शेयर 100 रुपए का खरीदा, मेरा मोटिव ये हो सकता है कि आज से 5 साल बाद मैं उस शेयर को मार्केट में 150 रुपए का बेचूंगा, तो सीधे सीधे 50 रुपए का क्या कमा लूंगा? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है आपका, डिविडेंड कमाने का इंटेंशन नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल कमाने का इंटेंशन है। दैट इज नोन एज कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपने गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, आपने सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट किया, आपने लैंड और बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने गोल्ड खरीदा क्यों? ताकि गोल्ड को हम कल को बेच पाए एट अ हायर रेट। बेटा 10 ग्राम सोने की कीमत सपोज 30,000 है, मेरा मोटिव क्या है कि आज से 1 साल बाद जब सोने की कीमत 10 ग्राम की 31,000 हो जाएगी ना, तब मैं उसे मार्केट में बेच दूंगा। तो मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना मेरा मोटिव है बेटा। तो अगर आप कोई असेट खरीदते हो विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट ऑन इट्स सेल, तो उसे बेटा क्या कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। एंड और फॉर अदर बेनिफिट्स, ठीक है। और कहा है बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। बेटा अपना यहां से ना थोड़ी सी एक दिक्कत मुझे आई बेटा, मुझे समझने में एक दिक्कत आ रही है बेटा। क्या दिक्कत है? ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई बेटा। क्या प्रॉब्लम हुई? जरा मेरी बात सुनो। इमेजिन करो बेटा, एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है बेटा। बेटा इस कंपनी का ना जो बिजनेस है वो पता है किस चीज का है? बिजनेस है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। मतलब बेसिकली ये कंपनी सिक्योरिटीज में डील करती है, सिक्योरिटीज के परचेज सेल में डील करती है ये कंपनीज। आप कह सकते हो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसका बिजनेस ही है शेयर्स और सिक्योरिटीज वगैरह खरीद के बेचने का। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा। अब बेटा प्रॉब्लम क्या हुई, ए लिमिटेड के पास 31 मार्च 20 को, साल के एंड में, स्टॉक में पड़े थे बेटा, स्टॉक में पड़े थे 1000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट ₹105 पर शेयर। तो
ए लिमिटेड के पास स्टॉक में 1000 शेयर्स पड़े हैं एट ₹105 पर शेयर। मेरे को बेटा एक कंफ्यूजन क्या है कि ये जो शेयर्स मेरे पास स्टॉक में पड़े हैं, इनका वैल्यूएशन इनके ऊपर अप्लाई AS2 करेगा जो कि इन्वेंट्री के ऊपर है, या इनके ऊपर अप्लाई AS13 करेगा जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। बात समझ आई? तो बेटा जब मैं AS2 पे गया ना, जब मैं AS2 पे गया, स्टॉक का जब मैंने मीनिंग देखा, और याद करना मैंने आपको AS2 में नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2 बताई थी। मतलब AS2 किस किस स्टॉक के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, और उसमें मैंने बताया था बेटा AS2 सिक्योरिटीज के स्टॉक के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक AS13 आपको दे रखा है। तो बेटा याद रखना, ये जो स्टॉक है ना 1000 शेयर्स का एट ₹105 पर शेयर, याद रखना ये इसका वैल्यूएशन एज पर AS2 नहीं होगा बेटा। ठीक है? क्यों? क्योंकि AS2 साफ साफ कहता है कि AS2 किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। सिक्योरिटीज का जो स्टॉक है ना आपके पास, जिनका बिजनेस ही ट्रेडिंग का है, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक के ऊपर AS2 अप्लाई नहीं करता है। जिनका बिजनेस ही सिक्योरिटीज खरीदने बेचने का है, उनके ऊपर AS2 अप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक AS13 आपको दे रखा है। बात समझ आई? तो AS2 तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता। अच्छा, अब मैंने सोचा कि यार क्या इसके ऊपर AS13 करेगा? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बेटा AS13 की जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी ना इन्वेस्टमेंट्स की, तो उसने एक बात क्लियर कर दी, बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। लो बेटा, AS13 ने बेटा साफ साफ कह दिया कि स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट्स नहीं माना जाएगा, और जब इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है तो उसका वैल्यूएशन बेटा एज पर AS13 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? और ये बताओ, ये हमारा क्या है? स्टॉक। स्टॉक के ऊपर बेटा AS13 भी अप्लाई नहीं करेगा, ऑल्दो वो स्टॉक सिक्योरिटीज का है, लेकिन उसके ऊपर AS13 भी अप्लाई नहीं करेगा। तो बात समझ आई? बेटा इस स्टॉक के ऊपर AS2 अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि AS2 साफ साफ कहता है हम सिक्योरिटीज के स्टॉक के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक AS13 आपको दे रखा है, और AS13 कहता है इन्वेस्टमेंट्स डज नॉट इंक्लूड स्टॉक। पक्का? मतलब स्टॉक को इन्वेस्टमेंट्स नहीं माना जाएगा। तो जब इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है तो AS13 कैसे अप्लाई कर जाएगा? तो बेटा ये तो बेचारा बेघर हो गया, ना इसे AS2 अपनाने को तैयार है, ना इसे AS13 अपनाने को तैयार है। तो बेटा हुआ क्या, ICAI का ICAI का बेटा एक नोटिफिकेशन आया, और ICAI ने कहा है कि इसका वैल्यूएशन एज पर AS13 ही होगा, इसके ऊपर AS13 ही अप्लाई करेगा। और बेटा आगे जाके ना पढ़ोगे AS13 में कि इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो इनका वैल्यूएशन AS13 के हिसाब से होगा एज करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है? तो ये बात बेटा ध्यान रखना। तो अगर किसी का बिजनेस ही सिक्योरिटीज खरीदने बेचने का है, तो उसके ऊपर AS13 ही अप्लाई करेगा। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट्स की डेफिनेशन में स्टॉक कवर नहीं होता है, फिर भी AS13 ही अप्लाई करेगा, और करंट इन्वेस्टमेंट्स उसे माना जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लो बच्चों कॉपी करो इसे।
तो बेटा यहां पर ना कई बार ना मैं एक एग्जांपल बेटा आपको और देके बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। इमेजिन करो एक एंटिटी है ए लिमिटेड, उसने क्या करा, उसने परचेज करी, एक एंटिटी है ए लिमिटेड, उसने परचेज करी एक लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, 3 फ्लोर्स हैं बेटा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ए लिमिटेड ने कुछ लैंड और बिल्डिंग क्या करी है, परचेज। अब बेटा एक छोटी सी एक ना दिक्कत आ जाती है कि इस लैंड और बिल्डिंग को हम वैल्यू एज पर एएस 2 करें। मैं अभी आपको बताता हूं बेटा, क्या मैं इस लैंड और बिल्डिंग को वैल्यू एज पर एएस 10 करूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या मैं इस लैंड और बिल्डिंग को वैल्यू एज पर एएस 13 करूं, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो बेटा लैंड और बिल्डिंग का वैल्यूएशन एएस 2 के हिसाब से भी हो सकता है, एएस 10 के हिसाब से भी हो सकता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और एएस 13 के हिसाब से भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स। डिपेंड किस पे करेगा, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा डिपेंड किस पे करेगा, अब इमेजिन करो, इमेजिन करो डीएलएफ है बेटा, डीएलएफ, या मैं चलो एक वैसे जनरल बात करता हूं। ए लिमिटेड का बेटा पता है बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, ये लैंड और बिल्डिंग मार्केट से परचेज करती है। ठीक है, और प्रॉफिट पे इस लैंड और बिल्डिंग को आगे बेच देती है, मतलब बिजनेस ही परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का है। लैंड और बिल्डिंग खरीदती है और इसी लैंड और बिल्डिंग को आगे बेच देती है। तो बिजनेस ही किस चीज का है बेटा, परचेज एंड सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। बेटा अगर आपको ना AS2 की डेफिनेशन याद हो, इन्वेंट्री की डेफिनेशन, तो उन्होंने इन्वेंट्री को डिफाइन कैसे किया था, इन्वेंट्रीज आर असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेल, ठीक है, फॉर यूज इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो एक बात बताओ, AS2 के हिसाब से ये डेफिनेशन में फिट होता है पहले वाले केस में, मेरा बिजनेस ही परचेज एंड सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग का है। तो इन्वेंट्री आर असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेल, और याद रखना सबसे लास्ट लाइन क्या थी, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपका बिजनेस ही परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का है, तो इसका वैल्यूएशन एज पर AS2 होगा बेटा। बात समझ आई, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री की डेफिनेशन एज पर AS2 क्या है, इन्वेंट्रीज आर असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो दिस लैंड एंड बिल्डिंग इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस ही इस चीज का है, तो इसका वैल्यूएशन होगा एज पर AS2, purchase and sale of land and building in ordinary course of business। लिखो बेटा, कॉपी करो, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अच्छा अब इमेजिन करो बिजनेस मेरा लैंड और बिल्डिंग खरीदने बेचने का नहीं है, बिजनेस मेरा कोई और है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का है सपोज। अब सुनो, अगर आपको याद हो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन एज पर AS10 बेटा क्या थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टैंजेबल आइटम्स, टैंजेबल है बेटा, ठीक है, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
or providing services or rental to others or for administrative purposes and having life more than 12 months। तो मेरी एक बात सुनो, सुनो सुनो, मेरा बिजनेस है बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और पता है मैंने ये लैंड और बिल्डिंग क्यों खरीदी है? ताकि इस लैंड और बिल्डिंग में मैं अपना एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकूं। मतलब लैंड और बिल्डिंग खरीदने का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज, ताकि मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ठीक है, एंड हैविंग लाइफ मोर देन 12 मंथ्स, लाइफ है मोर देन 12 मंथ्स। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो इसका वैल्यूएशन होगा एज पर एएस 10। बेटा समझ आ रहा है सबको? तो आपको ना देखना पड़ेगा कि एएस 2 अप्लाई करता है, एएस 10 करता है या एएस 13 करता है। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो, सपोज इस लैंड और बिल्डिंग को खरीदने का पता है मेरा पर्पस क्या है? ताकि मैं इस लैंड और बिल्डिंग को ना कुछ टाइम होल्ड करके रखूं, ठीक है, फिर मार्केट में इसको बेच दूं और बेच के क्या कमा लूं? प्रॉफिट। मतलब मेरा मोटिव है कैपिटल एप्रिसिएशन, टू अर्न प्रॉफिट ऑन सेल। तो मेरा मोटिव प्रॉफिट कमाना है, टू अर्न प्रॉफिट ऑन सेल, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मेरा मोटिव हो ताकि मैं ये लैंड और बिल्डिंग आगे किसी को किराए पे दे पाऊं, मतलब इनकम कमाना मेरा मोटिव है, तो उसका वैल्यूएशन एज पर एएस 13 होगा बेटा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इस लैंड और बिल्डिंग का वैल्यूएशन एएस 2 के हिसाब से होता है, 10 के हिसाब से या 13 के हिसाब से। तो अगर अगर लैंड और बिल्डिंग को आप होल्ड करके रखते हो फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो एएस 2 के हिसाब से। अगर आप लैंड और बिल्डिंग को होल्ड करके रख रहे हो फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो इसका वैल्यूएशन एज पर एएस 10। और अगर आप लैंड और बिल्डिंग को होल्ड करके रख रहे हो फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटल पर्पसेस, तो याद रखना इसका वैल्यूएशन एज पर एएस 13 होगा बेटा। तो डिपेंड करता है कि पर्पस, मोटिव क्या है इस लैंड और बिल्डिंग को खरीदने का। लो बच्चे कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते बेटा। हो गया बेटा सबका? कर लिया सबने? चलो आओ बेटे, मेरे साथ साथ अगली हेडिंग लिखना, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। वही सेम बात है बेटा जो हमने एएस 10 में भी डिस्कस करी, और अगर आपको याद हो तो एएस 11 में भी डिस्कस करी बेटा। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट दो टाइम पे होता है बेटा। कौन से दो टाइम पे? एक को तो हम कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट, एक को तो हम कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट, और दूसरे को हम कहते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। दूसरे को हम कहते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। बेटा ये इनिशियल मेजरमेंट अपने आप बताओ, अब तक तो क्लियर होना चाहिए। ये इनिशियल मेजरमेंट बेटा कब होता है? ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहां पर लिखना बेटा, इनिशियल मेजरमेंट होता है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन,
यानी ऑन द डेट ऑफ परचेज, ये आप कह सकते हो। तो इनिशियल मेजरमेंट तो होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और आपको पता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कब होता है बेटा? ऑन बैलेंस शीट डेट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होता है ऑन बैलेंस शीट डेट। कॉपी करो बच्चे। तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इनिशियल मेजरमेंट और बैलेंस शीट डेट पे सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। अब सुनना बेटा, बेटा हम ना इनिशियल मेजरमेंट को 3 पार्ट्स में करेंगे, सिंपल सिंपल है। पहला है परचेज फॉर कैश ऑब्लिक क्रेडिट, ठीक है। लिखो पहले परचेज फॉर कैश ऑब्लिक क्रेडिट। दूसरा बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक अदर सिक्योरिटीज, बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक अदर सिक्योरिटीज। और तीसरा है बाय, ये लिखना, इन एक्सचेंज ऑफ अनदर असेट, इन एक्सचेंज ऑफ अनदर asset, in exchange of another asset। बेटा यहां पर लिखो पहले परचेज फॉर कैश ऑब्लिक क्रेडिट। इस केस में बेटा इनिशियल मेजरमेंट होगा किस वैल्यू पे? परचेज प्राइस, जो भी परचेज प्राइस है, प्लस प्लस अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्लस अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लिखते जाओ बेटा, अभी फिर समझाता हूं आपको। परचेज प्राइस प्लस अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यहां पर लिखो बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज में, ठीक है। लिखना एट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक securities issued, at market value of shares oblique securities issued। और तीसरा in exchange of another asset, इसमें लिखो at market value of investments acquired, at market value of investments acquired, or market value of asset given, whichever is more clearly evident, whichever is more clearly evident। बेटा लिख लो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। ठीक है, चलो बेटा आओ। कर लिया सबने? एक काम करो मेरे साथ साथ बेटा,
इसके नीचे लिखो नोट 1, परचेज फॉर कैश ऑब्लिक क्रेडिट। नोट नंबर 1, याद रखना अभी हम इनिशियल मेजरमेंट कर रहे हैं। नोट नंबर 1, आओ बेटा मेरे साथ साथ एक एग्जांपल से समझ लेंगे। नोट 1, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर कैश ऑब्लिक क्रेडिट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर कैश ऑब्लिक क्रेडिट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा ये कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये कंपनी है वाई लिमिटेड। ध्यान से देखना बेटा। बेटा जो ये एक्स लिमिटेड है ना, इसने वाई लिमिटेड के 1000 शेयर्स परचेज करे। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 1000 शेयर्स परचेज करे एट ₹55 पर शेयर। ठीक है। फिर बेटा आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में पढ़ा है कि आप जब शेयर्स परचेज करते हो ना बेटा, तो आप कुछ खर्चे भी इंकर करते हो। जैसे आप ब्रोकरेज पे करते हो, आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंकर करते हो। ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। सपोज हमने ब्रोकरेज पे करी ₹1000 की, स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमने पे करे ₹500 के। ठीक है। शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवाने के रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी पे करी ₹500 की। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट्स कितने की पड़ी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर एक्स लिमिटेड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एक्स लिमिटेड। तो आप कहोगे सबसे पहले तो आएगा परचेज प्राइस। 1000 शेयर 55 के हिसाब से 55,000 के तो परचेज प्राइस हो गया, प्लस प्लस बेटा अगर आपने कोई खर्चे इंकर करे हैं ना, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो वो खर्चे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में बेटा ऐड हो जाते हैं। जैसे हमने ब्रोकरेज पे करी, तो ये खर्चा बेटा डायरेक्टली रिलेटेड है टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐड हो जाएगा। हमने स्टैंप ड्यूटी पे करी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे ₹500, ये खर्चा भी एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, ऐड हो जाएगा। तो हमें बेटा इन्वेस्टमेंट्स पड़ेंगी 56,500 की। ये है बेटा आपका इनिशियल मेजरमेंट। तो बेटा याद रखना, जो ये इनिशियल मेजरमेंट होता है ना, ये ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है और इनिशियल मेजरमेंट हमेशा बेटा कॉस्ट पे ही होगा, है ना। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा बचे कॉस्ट पे ही होगा। इनफैक्ट ये ना लिखो मत, वो मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है। तो हमने इनिशियल मेजरमेंट बेटा किस पे किया है, कॉस्ट पे। बताओ केस बेटा क्लियर हुआ सबको? कॉपी करो इसे, फिर मैं आगे चलता हूं। ये हो गया बेटा पहला केस, जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी हैं बाय कैश या फॉर दैट मैटर फॉर क्रेडिट। ठीक है। अब आओ बेटा इस पे, इन्वेस्टमेंट्स परचेज बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, आओ बेटा मेरे साथ साथ नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2,
तो इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, कैसे परचेज करी है बेटा? बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज, बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज। मैं आपको ये भी बेटा एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो बेटा, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसने क्या करा, लैंड और बिल्डिंग परचेज किया बेटा। किससे? बी लिमिटेड से। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से क्या परचेज किया है बेटा? लैंड और बिल्डिंग। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से परचेज किया लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, फॉर रुपीज। लिख लो पहले, लैंड और बिल्डिंग परचेज किया फॉर रुपीज। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से बेटा क्या परचेज किया है? लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। अब बेटा एक बात सुनो, अब कई बार क्या होता है बेटा, जब आप लैंड और बिल्डिंग खरीदते हो ना, तो आप बदले में कैश नहीं देते हो, बदले में हम बेटा कई बार इशू कर देते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज। तो बदले में हमने कैश नहीं दिया, हमने बदले में शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू कर दी। कितनी बेटा? हमने 5000 शेयर्स इशू करे, ठीक है। फेस वैल्यू एक शेयर की 100 रुपए है, लेकिन मार्केट वैल्यू एक शेयर का 150 रुपए है, ठीक है। और बेटा ये लैंड और बिल्डिंग हमने पता है क्यों खरीदा था? फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, है ना। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदा है, तो इन्वेस्टमेंट्स होगी ना। आया समझ बेटे? चलो, अब बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स या कोई और सिक्योरिटीज, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड बुक्स में किस पे किया जाएगा? एट मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो उन्होंने कहा अगर ए लिमिटेड ने क्या खरीदी है बेटा? कोई इन्वेस्टमेंट्स, तो इन इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड किस पे किया जाएगा? जो शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करी हैं उनकी मार्केट वैल्यू पे आप इस लैंड और बिल्डिंग को क्या करोगे? रिकॉर्ड। एक एंट्री बना के बताओगे बेटा ए लिमिटेड की बुक्स में? जर्नल एंट्री। अच्छा, लैंड और बिल्डिंग परचेज करी है, तो लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा बताओ, लैंड और बिल्डिंग को बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करोगे? एट मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स एंड सिक्योरिटी। तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू 150, तो 5000 शेयर की लैंड और बिल्डिंग डेबिट हो गए 7.5 लाख से, 2, ठीक है, 2। अच्छा, बदले में क्या इशू करे बेटा? इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स बेटा? 5000। याद रखना, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 5 लाख रुपए। अच्छा, 100 रुपए का शेयर 150 रुपए का इश्यू हुआ, तो 50 रुपए कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 5000 शेयर और एक शेयर पे 50 रुपए का प्रीमियम, तो 2.5 लाख रुपए का क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ पहले बेटा, क्लियर हुआ सबको? तो याद रखना, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं ड्यूरिंग द ईयर बाय इशू ऑफ शेयर्स या कोई और सिक्योरिटीज, तो उन इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड किस पे किया जाएगा? जो शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करे हैं उनकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। लो बेटा कॉपी करो इसे।
ठीक है बेटा, ये हो गया आपका सेकंड केस। अब आ जाओ नोट नंबर 3। लो बेटा, नोट नंबर 3। इन एक्सचेंज ऑफ अनदर असेट। बेटा वैसे ये तो आपने AS 10 में हमने किया था, एक्सचेंज वाला केस। देखो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। अब लिखो इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड इन एक्सचेंज, investments acquired in exchange of another asset, investments acquired in exchange of another asset। लो बेटा एग्जांपल लिखो, A लिमिटेड और B लिमिटेड। बेटा A लिमिटेड ने ना B लिमिटेड के परचेज करे, A लिमिटेड ने B लिमिटेड के परचेज करे 10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है बेटा, जिनकी बच्चे मार्केट वैल्यू एक शेयर की थी बेटा 120 रुपीज, मार्केट वैल्यू एक शेयर की थी 120 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, ए लिमिटेड की ना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एक कार स्टैंड कर रही थी। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में एक कार स्टैंड कर रही थी बेटा 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की एक कार स्टैंड कर रही थी। तो एज अ कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन के तौर पे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या दे दी, कार। कंसिडरेशन के तौर पे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपनी क्या दे दी, कार। इसकी मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। बुक वैल्यू 10 लाख रुपए है, ये तो बुक वैल्यू है 10 लाख, मार्केट वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। तो याद रखना, इक्विटी शेयर्स खरीदे और बदले में कार दे दी, यानी एक्सचेंज का केस है। समझ आया बेटा सबको, पक्का। अब इस केस में बेटा AS 10 ने क्या कहा, ओ सॉरी AS 13 ने क्या कहा बेटा, AS 13 ने कहा आपने जो इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर करी है ना 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, उनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा एट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड और मार्केट वैल्यू ऑफ असेट गिवन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। मतलब जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, और बेटा क्वेश्चन में आपको कार की मार्केट वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो बताओ फिर इन्वेस्टमेंट्स को किस पे रिकॉर्ड करोगे, जो भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है। मतलब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री बनती है, हमने क्या खरीदे हैं बेटा, शेयर्स। तो मैं एंट्री लिखूंगा इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड डेबिट। बताओगे बेटा इन इक्विटी शेयर्स को बुक्स में किस पे रिकॉर्ड करोगे, एट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड और मार्केट वैल्यू ऑफ कार, जो भी गिवन है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन है ना 120 रुपए, तो 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 120, 12 लाख पे मैं इन शेयर्स को क्या करूंगा, रिकॉर्ड। बदले में क्या दी, कार, जिसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात सुनो, शेयर्स एक्वायर करे 12 लाख के और असेट बदले में दिया 10 लाख का, तो फायदा हुआ या नुकसान, घाटे का सौदा या फायदे का सौदा, फायदे का सौदा है ना बेटा। कार दी 10 लाख की
और शेयर्स एक्वायर करे 12 लाख के, तो फायदे का सौदा है, प्रॉफिट होगा बेटा, कहां जाएगा, पीएल में, 2 लाख रुपए। तो ये केस है बेटा एक्सचेंज का। तो अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करे हैं बदले में, तो उनकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो इन्वेस्टमेंट्स। और अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज के अलावा कोई और असेट इश्यू करा है, तो याद रखना आप इन्वेस्टमेंट्स को किस पे रिकॉर्ड करोगे, एट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड और मार्केट वैल्यू ऑफ असेट गिवन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। लो बच्चे कॉपी करो इसे। बेटा समझ आया सबको? अच्छा चलो बेटा, एक मेरे को छोटी सी बात ना आपसे और करनी है बेटा, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आएंगे। एक ना बेटा हेडिंग जरा लिखना थोड़ी सी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अभी छोड़ देना, हेडिंग लिखना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अब सुनना मेरी बात जो बेटा मैं कहूंगा। बेटा आपने ना AS13 सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में आपने पढ़ा है कि डिविडेंड दो तरह का होता था बेटा, नॉर्मल डिविडेंड और प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो एक आपका था नॉर्मल डिविडेंड, तो मैं नॉर्मल इनकम कह रहा हूं, और एक था प्री एक्विजिशन डिविडेंड, यानी प्री एक्विजिशन इनकम, प्री एक्विजिशन इनकम। ठीक है बेटा? अच्छा सुनो सुनो मेरी बात जो मैं कहूंगा। बेटा नॉर्मल डिविडेंड को आप चाहो तो पोस्ट एक्विजिशन इनकम भी कह सकते हो, जैसे प्री है वैसे पोस्ट है, पोस्ट एक्विजिशन इनकम। बेटा करा हुआ है आप सबने, याद दिला दो थोड़ा सा मेरे को। बेटा बताओ कि ये नॉर्मल डिविडेंड का क्या होता था। बेटा ये चला जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम है ना, तो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये नॉर्मल डिविडेंड आपका, नॉर्मल इनकम आपकी पीएल में बेटा क्रेडिट हो जाएगी, नॉर्मल इनकम आपकी पीएल में क्रेडिट हो जाएगी। अब बताओगे बेटा इस प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या होता था। इसे बेटा कैपिटल रिसिप्ट माना जाता था, और क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट थी, ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को बेटा कम कर देती थी। याद आता है कुछ, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, रिड्यूस इट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में से क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है? ठीक है बच्चे कॉपी कर लो चलो इसे। बाकी बेटा ध्यान रखना, जो ये नॉर्मल इनकम है इसे बेटा रेवेन्यू इनकम माना जाता है, इसीलिए बेटा ये कहां, पीएल में आपके क्रेडिट हो जाएगी। और जो प्री एक्विजिशन होती है इसे बेटा कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, इसीलिए ये आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। ठीक है? अगर बेटा मैं दोनों की ना एंट्री बनाना चाहूं, तो आप एंट्री भी बना सकते हो। पता अगर मैं नॉर्मल इनकम की एंट्री बनाऊंगा, तो मैं एंट्री बनाऊंगा बेटा बैंक डेबिट, रिसीव हो रही है ना बैंक डेबिट, और किसको क्रेडिट करना है बेटा, पीएल को, बैंक डेबिट टू पीएल। और अगर मैं
प्री एक्विजिशन इनकम की एंट्री बनाओ तो बैंक तो डेबिट होगा, लेकिन पीएल क्रेडिट नहीं होगा। इंस्टेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस। ठीक है बच्चे, लो कॉपी कर लो बेटा। तो बेटा आपका ना अभी जो हमने ट्रीटमेंट आज डिस्कस किया है वो है इनिशियल मेजरमेंट। कल बेटा हम शुरू करेंगे आपका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, और कल ये आपका एएस खत्म हो जाएगा आपका। हो गया बच्चे क्लियर जितना हमने आज डिस्कस किया? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक